तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, जितना भी थ्योरी पोर्शन है। क्लियर? अगर नहीं हुआ तो कल वाले लेक्चर तक तो खत्म हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं दैट इज आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल स्टेट। These are solids in which there is constituent particles are ions. Because ionic bond is strong bond and they are in the form of crystal. पहली बात, ionic compound is not made up of atom, it is made up of ions. Okay. दूसरा रीजन ये है कि आपके पास जो डिफरेंट आयन है, फॉर एग्जांपल कैटायन एंड एनायन, they will attract each other with a strong bond which is called as the ionic bond. Okay. और ये जो आपके पास आयंस होते हैं in the solid, in the ionic solid, they form a crystal lattice. अब ये crystal lattice क्या होता है? देखो, आपके पास आयनिक कंपाउंड इज लाइक दिस, जैसे ये NaCl का मैंने फॉर्मूला दिया है, इसमें क्या होगा, कई सारे Cl नेगेटिव आयन होंगे, उनके अराउंड Na पॉजिटिव आयन ऐसे जुड़े होंगे। ओके, अगर इसको थोड़ा खोल के एक्सपेंड करके दिखाना है, मान लो इतना रीजन आपने एक्सपेंड करके दिखाना है, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, जिसमें जैसे Cl नेगेटिव आयन जो है वो कई सारे Na पॉजिटिव आयन के साथ सराउंडेड होगा। सिमिलरली जो आपका Na पॉजिटिव आयन है वो कई सारे Cl नेगेटिव आयन के साथ सराउंडेड होगा लाइक दिस, जैसे इसमें दिख ही रहा है आपको। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस। ओके, और आयनिक कंपाउंड्स की जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है? दे आर सॉलिड्स, दैट्स इट। ये आपने याद रख लेना है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगा। हाँ, उसको अगर आप लिक्विड कर दो बात अलग है, बट वैसे उनकी जो खुद की स्टेट होती है दैट इज दे विल बी ऑलवेज इन दी सॉलिड स्टेट। ओके, नाउ क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पे लैटिस लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, crystal lattice की definition. Crystal lattice is defined as a regular three-dimensional arrangement of ions in the space. जैसे वो मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट पेज। ओके, that is called as the crystal lattice. सेकेंड प्रॉपर्टी है melting point and boiling point. जैसे कि हमें पता लग गया कि ionic compound is made up of ions and opposite charge ion attract each other by the Coulombic force, and Coulombic force is very strong force. Okay. So this leads to the conclusion that the ionic compounds have a strong force of attraction. They will have high melting point and boiling point. तो इसलिए उनका melting point और boiling point बहुत high होगा ionic compounds का। Okay. थर्ड प्रॉपर्टी है उनकी solubility. Solubility का मतलब क्या है? किसमें dissolve करोगे, किस solvent में dissolve कर सकते हो। Okay. और इस solubility में हम in water solubility पढ़ते हैं, सभी सॉल्वेंट्स में तो नहीं ना पढ़ सकते। सॉल्वेंट तो कई तरह के हैं, जैसे अल्कोहल है, अमाइन है, ठीक है, अमोनिया है, ऐसे तो कई सारे सॉल्वेंट है, बट हम सिर्फ यहाँ पे वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल ही होते हैं। व्हाई? बिकॉज वाटर हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस फ्रॉम दीज कंपाउंड। जैसे NaCl के केस में क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना। वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर इन दोनों आयंस को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। यू विल गेट Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन सेपरेटेड इनसाइड द लिक्विड। ओके, तब हम क्या बोलेंगे कि Na और Cl सेपरेट हो गया। ओके, क्लियर? तो उसके केस में होता क्या है, आपके पास जैसे Na पॉजिटिव आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। शायद मैंने आपको भी पोलर मॉलिक्यूल बताया नहीं होगा। देखो, जैसे मैंने कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है, दोनों ने ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए इनको शेयर करवाना है लाइक दिस, ये शेयरिंग हो रही है। ओके, बट
एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बट उसका मतलब समझ लो क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में से किसकी तरफ ज्यादा होंगे। लॉजिकली तो होना चाहिए ये बिल्कुल सेंटर में हो, बट मान लो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, उस टाइम क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा अलाइन हो जाएंगे, ए की तरफ कम होंगे। तब हम क्या बोलेंगे कि ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल जिनमें ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी पोलर कोवलेंट molecules. Those molecules are called as the polar covalent molecules. और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर ही होता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, H2 होता है ना फॉर्मूला वाटर का, तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। उसको मैंने ऐसे दिखाया हुआ है नेगेटिव कैप्सूल की तरह, ये नेगेटिव पॉजिटिव सिंप्लीफाई करके। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जैसे ही आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो, NaCl से टूट के बनता क्या है, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो होता क्या है, Na पॉजिटिव आयन के अराउंड कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेते हैं कि उनका नेगेटिव जो है वो Na पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन, वो Na पॉजिटिव की तरफ अलाइन हो जाता है, इनके बीच में बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो जाती है। ओके, क्लियर। सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन के अराउंड, क्योंकि NaCl की वजह से Na पॉजिटिव आयन बना था और Cl नेगेटिव आयन बना था, Cl नेगेटिव आयन के अराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अलाइन हो जाते हैं कि पॉजिटिव Cl की तरफ हो जाए। ऐसे पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन वाला पार्ट Cl की तरफ हो जाए, ऑक्सीजन वाला पार्ट दूर दूर। क्यों? क्योंकि यू नो दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो Cl नेगेटिव आयन ने क्या किया, सारे के सारे पार्शियल पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक, और ये जो इंट्रैक्शन इनके बीच में बन रही है यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ पे इंट्रैक्शन जो आ रही है, इस इंट्रैक्शन को पता क्या बोलते हैं, ये वाला 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 ये वाली इंट्रैक्शन। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज दी सॉल्वेशन। और वाटर के केस में इसको हाइड्रेशन भी बोल देते हैं। ओके, सॉल्वेशन तो जनरल टर्म है कि जब भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और जो आपने डिसॉल्व किया है उस सॉल्वेंट में सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे हमने वाटर में NaCl डिसॉल्व किया है, जब भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और जो आप डिसॉल्व कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। ओके, क्लियर। बट अगर आपका वाटर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, उस टाइम सॉल्वेशन को आप हाइड्रेशन भी बोल देते हो। और इस हाइड्रेशन से क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, इसमें भी एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहता हूं कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस हैं, जैसे ही आपके आयंस आयनिक कंपाउंड आप डिसॉल्व करते हो वाटर में, पहले तो वाटर क्या करता है, इन आयंस को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। उसके बाद अलग अलग करने के बाद अपना बॉन्ड भी बना लेता है उनके साथ। और ऐसे बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से क्या आती है, स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियस है, अगर सिस्टम को दोनों को डिसॉल्व करने से सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, अच्छी बात है, तो एनर्जी रिलीज होने दो। ओके, तो ये जो हाइड्रेशन में भी एनर्जी निकलती है, दूसरा वाटर आयंस को सेपरेट करने में जो हेल्प करता है, ये दो फैक्टर हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब आप समझ ही गए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा कि नहीं करवाएगा। देखो, करंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए उसमें क्या होने चाहिए, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चार्जेस हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ओके, करंट कैरियर्स चाहिए होते हैं हमें। ओके, इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो, और चार्जेस हो सकते हैं, बट सिर्फ इतना होना काफी नहीं है। आप वैसे बोलो कि फ्री करंट कैरियर होने चाहिए। फ्री क्यों, वो मूव भी कर सकते हो, ये ना हो कि अपनी जगह पे खड़े रहते हो। वैसे तो इलेक्ट्रॉन हर सब्सटेंस में होते हैं, हर एटम, एवरी एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो वैसे हर चीज में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होना इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द सब्सटेंस टू बी कंडक्टर।
फ्री करंट कैरी होना इज द क्राइटेरिया टू द कंडक्टर। फ्री का मतलब क्या है कि वो ट्रेवल कर सकते हो। ओके, आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टन और एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन और एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। क्यों? एज दे कंटेन फ्री आयंस। क्योंकि तब उनके केस में, जैसे अगर आप मोल्टन स्टेट में लोगे, ठीक, जब आप एक्वस आयनिक कंपाउंड को एक्वस स्टेट में लोगे, एक्वस स्टेट में मतलब एक्वस डिसॉल्व करके लोगे वाटर में, तब उसमें आपको पता लग गया कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर करंट अप्लाई करोगे, करंट कैसे अप्लाई करते हैं? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड, नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो होगा क्या, ये जो Cl नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा, और जो Na पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो होता क्या है, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज जो है, आप यू नो दैट कि कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाता है, और जो एनायन होता है वो एनोड की तरफ जाता है। ओके, एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, जो चार्ज चल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज को तो करंट बोलते हैं। फिजिक्स में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो इट मींस आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं अपनी मोल्टन स्टेट में, क्योंकि मोल्टन स्टेट में ही उनके आयन ट्रेवल कर पाते हैं। जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तो उनके आयन पैक यहाँ ऐसे पैक होते हैं क्लोजली, तब नहीं वो चल सकते। जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं देन दे आर फ्री टू मूव। ओके, इसलिए इन सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर्स। क्यों? बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट अलाउड टू मूव। सॉलिड स्टेट में आयंस को की मूवमेंट अलाउड नहीं होती। ओके, दैट्स व्हाई अगर आपको कोई पूछ ले, हाँ जी बताओ जी आयनिक कंपाउंड कंडक्टर होते हैं कि इंसुलेटर, आप बोलोगे कि सर अगर तो आप मोल्टन स्टेट में ले रहे हो, मोल्टन का मतलब होता है आपने प्योर फॉर्म लिया, जैसे प्योर NaCl लिया कितना सारा, उसको गर्म करके मेल्ट कर दिया, या तो मोल्टन स्टेट में ले रहे हो तो वो कंडक्टर होगा। अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करके ले रहे हो, ओके, जिसको हम बोलते हैं एक्वस स्टेट, इसको एक्वस को स्पेलिंग ठीक कर दूंगा। अगर आप वाटर में डिसॉल्व करके ले रहे हो जिसको बोलते हैं एक्वस स्टेट, ओके, तो भी क्या होगा, तो भी वो बढ़िया कंडक्टर होगा। क्योंकि तब उसके जो आयंस हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस ना, वो ट्रेवल कर सकते होते हैं। क्लियर? सो दीज आर दी मेन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिजिकल स्टेट में दे आर present in solid state. All ionic compounds are present in solid state. They have high melting and boiling point. Solubility, they are soluble in water. Okay, because water helps to separate the ions, as well as after the ion got separated, the water molecules start interacting with those ions. Okay, and this leads to the stability of more stability of these ions. Okay, and this term is called as the hydration. The interaction of water with ions is called as the hydration, because in this energy is released, and you know that whenever there is a release of energy there is increase of stability. तो इसलिए आपके पास आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ओके, लास्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपका मोल्टन और एक्वस स्टेट में दे आर कंडक्टर, सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर। ओके, क्लियर? उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्लियर? उससे उसके बाद है ये टॉपिक, वैसे ना इस साल एक्सक्लूड हो गया, बट मैं फिर भी चाहता हूँ आपको थोड़ा बहुत इसका हिंट हो, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं करवाऊंगा टॉपिक को, हिंट ही दे रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली जान लेते हैं कि है क्या। अकरेंस ऑफ मेटल इन द नेचर। अब ये बात आती है कि मेटल हमें नेचर में कैसे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल हमारे पास जो है वो रिएक्टिव ही है। ओके, तो इट मींस ये थोड़ी ना होगा कि वो नेचर में पड़े होंगे और उसके साथ कोई रिएक्ट ही ना किया हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए मेटल्स हमें कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते नेचर में, कुछ एक को छोड़ के। जैसे गोल्ड हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, क्योंकि यू सॉरी सिल्वर हमें प्योर फॉर्म में मिल सकता है, हालांकि ये भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ये भी कुछ ना कुछ रिएक्ट कर ही जाता है। ओके, गोल्ड हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, प्लेटिनम हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। इनके प्योर फॉर्म में मिलने का रीजन क्या है? बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो रिएक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं एटमोस्फेरिक वाटर के साथ, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ कहीं ना कहीं रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म बना ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर?
और हमें जब वो मेटल चाहिए होता है, हम नेचर से पहले उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाद में उस कंपाउंड से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो कंपाउंड जिसमें नेचर में मेटल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेटल प्योर फॉर्म में तो करता नहीं, कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस मेटल को बोलते हैं मिनरल्स। ओके, इनको बोलते हैं मिनरल्स, जिनमें द कंपाउंड ऑफ मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर आर कॉल्ड एज द मिनरल्स। ओके, और ऐसे मिनरल जिनसे आप मेटल को बड़े ही सफिशिएंटली, बड़ा ही कन्वीनियंट तरीके से, बड़े ही चीप मेथड से आप सेपरेट कर सको, उन मिनरल्स को बोलते हैं ओर्स। मतलब जैसे मान लो एल्यूमिनियम का कोई मिनरल है जिससे आप एल्यूमिनियम बना सकते हो, मतलब जिससे आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एल्यूमिनियम का रेट चल रहा है मार्केट में 50 रुपीज पर केजी, बट ये जो आपका एल्यूमिनियम का मिनरल है, ठीक है, जिससे आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो, दो मिनरल है, ये मिनरल नंबर 1, ये मिनरल नंबर 2। 1 वाले से जब आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो तो आपका 60 रुपए पर केजी का कॉस्ट आ रहा है। तो वो ऑब्वियस है ये वाला मिनरल किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट प्राइस से भी आपको ज्यादा महंगा पड़ रहा है इससे एक्सट्रैक्ट करवाना एल्यूमिनियम। जो दूसरे वाला मिनरल है, इससे अगर आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करवाओगे तो सस्ता पड़ रहा है, मान लो पर केजी कॉस्ट 20 रुपीज आ रहा है। यू विल प्रेफर दिस और for getting aluminium? You will not prefer this or for getting the aluminium. This is the main motive of this. Okay, तो आपके पास जो मेटल्स हैं वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मिनरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मिनरल क्या है बेसिकली, कि मेटल जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन दी नेचर। ओके, और जिस मिनरल से आप मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली बाहर निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, ओर। और भी एक मिनरल ही होता है, बट वो वाला मिनरल जिससे आप मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करवा सको। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द मेटल एग्जिस्ट इन नेचर आर रिएक्टिव in nature, it means in nature they will not always be found in combined state, and the combined state in which metals exist in nature are called as the minerals. Okay, अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, ये अभी बाद में बताता हूँ, होमवर्क है ये। उसके बाद आता है ओर। व्हाट इज ओर? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड एज दी ओर्स। जैसे कुछ मेटल्स की मिनरल्स जो बेसिकली यूज होती हैं इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए कौन सी और यूज करी जाती है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए कौन सी, जैसे जो कॉपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, बनाती थोड़ी ना, वो तो नेचर से ही और लेके उनसे उस कॉपर को बाहर एक्सट्रैक्ट करवाती हैं। जैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करवाने वाली कौन सी है, और मेलाकाइट। आपको नेचर से मेलाकाइट मिलता है, मेलाकाइट से कॉपर एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। मेलाकाइट का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेलाकाइट, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, आयरन के लिए ये हो गया, आप देख लेना इन सभी के फॉर्मूले को। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या चीज है? मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए जितने भी स्टेप लगते हैं, वो सारे हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस की, मेटलर्जी में। ओके, जैसे इसमें स्टेप क्या होते हैं मेटलर्जी करवाते टाइम, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करवाते टाइम क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमने ओर की कंसंट्रेशन करनी होती है, उसमें जो अर्थी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, उनको पहले सेपरेट करना होता है। जब आपके पास ओर को कंसंट्रेट करके जो कंसंट्रेटेड ओर आ जाती है, उससे फिर हमने एक्सट्रैक्शन करवा के मेटल निकालना होता है। बट हमें अभी हमें शक होता है कि उस मेटल में पक्का कोई ना कोई इंप्योरिटी होगी। ओके, तो उस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए आप करवाते हो रिफाइनिंग। तो इट मींस मेटलर्जी में 3 स्टेप होते हैं। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करवाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, स्टेप 2 इज extraction of metal from that ore, and step 3 is refining of the crude metal, क्योंकि crude मतलब वो impure है, अभी उसमें थोड़ी बहुत impurity मिली है और उसको दोबारा रिफाइन करना है, प्योर बनाना है। ओके, तो these are the
स्टेप्स इन केस ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी हम पिछले साल तक तो डिटेल में पढ़ते थे, इस साल ये कट हो गया, तो इस साल ये वाले आगे वाले जो हैं ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ओके, ये वाला सारा कट हो गया, ये वाला यहाँ से कटेड, ये सारा कट हो चुका है। ओके, एंड वाला एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, ये भी कट गया। कोरोजन, कोरोजन आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हो, यू नो दैट व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है मेटल का, प्योर मेटल का एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर की गैसेस और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना जो उनकी सरफेस की लस्टर को खराब कर देता है। जैसे कॉपर जो है, अगर आप प्योर कॉपर की रॉड रख दो अपनी छत पे, तो 2 महीने में आप देखोगे उस कॉपर की रॉड के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड इट विल फॉर्म मेलाकाइट। इसी का फॉर्मूला है मेलाकाइट, ये मेलाकाइट का ही फॉर्मूला है। मेलाकाइट क्या होती है? और होती है ना कॉपर की। ओके, तो ये मेलाकाइट ही बनता है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, या इसको ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि ये बेस है, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड इट इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, मतलब नेचर से हमने मेलाकाइट से, जैसे मैंने क्या बोला था, मेलाकाइट इज दी, और हमने नेचर से क्या किया? नेचर से हमने कॉपर निकाल लिया। अगर आप उस कॉपर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो नेचर वापस से उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि नेचर नेचर ही है। ठीक है, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। अगर आपने इस कॉपर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो नेचर विल इटसेल्फ कन्वर्ट इट बैक इनटू द मेलाकाइट। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर तो है ही है। आपका जो एक्सपेक्टेड कॉपर है वो दोबारा से मेलाकाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे सिल्वर की कोरोजन कैसे होती है? सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये लेस रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता, बट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है, सॉरी सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। एंड सिल्वर सल्फाइड इज ऑफ ब्लैक कलर। आपने देखा होगा कि अगर चांदी की कोई चैन वगैरह हमने डाली हो तो वो विद टाइम थोड़ी ब्लैक हो जाती है, उसका रीजन यही है। ओके, अगर ये ना होता होता तो हमारी जो चांदी की वैल्यू ज्यादा होती सोने से, है ना? क्योंकि सोने की कोरोजन थोड़ी लेट होती है, सोना इजीली कोरोड नहीं होता, चांदी बड़ी जल्दी कोरोड हो जाती है। ठीक है? उसके बाद आयरन की कोरोजन तो पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, मेरे को लगता है रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा इसको। आयरन की कोरोजन के लिए एक स्पेशल नेम है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद कोरोजन से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो किसी मेटल को? हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, ये भी ऑलरेडी वैसे पढ़ा हुआ है पर फिर भी एक बार। जैसे पेंटिंग, देखा है ना, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर देते हैं, जैसे साइकिल वगैरह जो होते हैं उसमें पेंट हुआ होता है। उसके बाद ग्रीजिंग या ऑयलिंग, चेन वगैरह को ग्रीस और ऑयल क्यों देते हैं? ताकि जो वो चेन वाला जो आयरन है वो क्रोड ना कर जाए। अलॉइंग, अलॉय जैसे स्टील वगैरह जो हैं, ये सारे हैं क्या? दीज आर अलॉयज। हालांकि स्टील में मेजरली आयरन ही प्रेजेंट होता है। ओके, बट फिर भी ये स्टील नहीं कोरोड करता। क्यों? क्योंकि अलॉइंग करने से भी क्या होता है, आपका जो मेटल है उसकी कोरोजन स्लो डाउन हो जाती है। और लास्ट है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक भी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? आपने मेटल लेना है, जैसे आयरन लिया, आयरन के ऊपर जिंक की एक कवरिंग कर दी हमने, जिंक का एक कोट बना दिया। उससे क्या होगा? आप बोलोगे जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड बना लेगा रस्टिंग के बाद, और जिंक ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग होता है और लस्ट्रस भी होता है। तो इसलिए जो अंदर पड़ा आयरन है वो रस्टिंग से बच भी जाता है, और उसके ऊपर एक जिंक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर भी जम गई है। ओके, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करवाते हैं? जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, ओके, उसको आपने क्या करना है? उसको आपने कैथोड बनाना है, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। जैसे मैंने आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की प्लेटिंग करवानी है, तो मैंने इसको बनाया कैथोड, मतलब बैटरी का नेगेटिव एंड इसके साथ अटैच कर दिया। और जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जैसे मैंने जिंक को इसके ऊपर डिपॉजिट करवाना है, उस वाले मेटल को मैंने बना देना है एनोड। ओके, और सोल्यूशन कौन सा लेना है यहाँ पे? ये वाला सोल्यूशन, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज दी
इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है मैंने? इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसकी मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिंक की। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है? जिंक का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। बस उसके बाद कर देना है स्विच ऑन। जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन हुआ, करंट पास होना शुरू हुआ, करंट ट्रेवल करना शुरू किया, वैसे क्या होगा, जिंक के आयन निकल निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, तो आयरन की पूरी यहाँ पे ऊपर जिंक की कवरिंग आ जाएगी। ओके, क्लियर? वैसे जिंक, आयरन को जिंक से कवर करने का एक और तरीका है, वो क्या है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लो, उसमें आयरन डिप कर दो। आपको पता ही है, आयरन प्लस जिंक सल्फेट, नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत बोल गया मैं ना, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन थोड़ा जिंक को डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो इसके केस में आपको इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि सिंपल रिएक्शन से नहीं होता। ओके, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? कैथोड क्या है, ये रहा। कैथोड पे Zn+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं ना बैटरी से, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा जिंक की फॉर्म में। ओके, एनोड पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा होता है, जो जिंक है वो Zn+2 बन के, जब वो Zn+2 की फॉर्म में आता है तब वो सोल्यूशन में आ जाता है, सोल्यूशन से वो Zn+2 की फॉर्म में यहाँ पे इस कैथोड की तरफ जाके मूव करता है और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ओके, सो दीज आर सम मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको गैल्वेनाइजिंग भी, इसको गैल्वेनाइजिंग भी बोल सकते हो आप। गैल्वेनाइजिंग किसको बोलते हैं? जब हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं आयरन के ऊपर, उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज गैल्वेनाइजिंग। ओके, तो ये थे आपके पास मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। लास्ट है अलॉयज। ये भी अलॉय भी वैसे पढ़ चुके हैं हम। ओके, पर फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर नोन एज अलॉयज। जैसे आयरन कॉपर जिंक का मिक्सचर बना दिया, यू विल गेट ब्रास। इनको क्या पहले क्या किया, तीनों को मेल्ट किया, बाद में मिक्स करके दोबारा सॉलिडिफाई किया, जो आपके पास बनेगा मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रास, विच इज कॉल्ड एज द अलॉय। ओके, क्लियर? जैसे अमलगम, अमलगम किसको बोलते हैं? किसी भी मेटल का मरकरी के साथ अलॉय बनाने को बोलते हैं अमलगम। जैसे जिंक प्लस मरकरी का अगर आपने बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज द जिंक अमलगम। कॉपर प्लस मरकरी का अगर आपने अमलगम बना, मिक्सचर बना दिया, उसको बोलेंगे कॉपर अमलगम। मतलब मरकरी के जितने भी अलॉयज हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, अमलगम। ओके, उसके बाद अलॉइंग करने का फायदा क्या है, क्या पर्पस होता है, किस पर्पस से अलॉइंग करवाई जा सकती है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ाने के लिए। स्टील इज वेरी वेरी हार्ड एज कंपैरिजन टू आयरन। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वही होती है, हार्डनेस ही मान के चलो आप। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि कोई चीज बेंड होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे फोर्स डालोगे तो ये बेंड हो जाएगी ऐसे करके कि नहीं, जैसे आयरन की रॉड बेंड होगी कि नहीं, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ में काउंट करते हैं। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट। कई बार अलॉइंग से आपका ऐसा अलॉय बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसकी एग्जांपल दे सकते हो कोई? निक्रोम, जो फ्यूज की वायर होती है वो निक्रोम की बनी होती है। तांजो, अगर एक्सेस में पीछे से करंट आए तो निक्रोम जो है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होती है, तो करंट ज्यादा आने पे क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कंसेप्ट। करंट ज्यादा आने पे क्या होता है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये उसी हीट से खुद ही मेल्ट हो जाता है निक्रोम की वायर, और आपका फ्यूज जल जाता है, जिससे आपके घरों के अप्लायंसेज हैं वो जलने से बच जाते हैं। अदरवाइज जो एक्सेस में करंट आ रहा है वो आपके घरों के अप्लायंस को जला देगा। ओके, तो कई बार लो मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए भी अलॉइंग करी जाती है। जैसे मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए भी अलॉइंग करी जाती है। जैसे स्टील में, मैंने बोला ना स्टील में आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, ये केमिकल मॉडिफिकेशन ही हुआ। अदरवाइज आयरन तो मिनटों मिनट ही हो जाएगा रस्ट। पर स्टील में जो आयरन होता है उसको तो कोई पेंट पूंट करने की जरूरत नहीं होती, वो तो भी रस्ट नहीं होता, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाती हैं अलॉइंग करने पे। इंक्रीज रेजिस्टेंस टुवर्ड करोजन, वो वही बात हो गई, करोजन की तरफ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। कई बार हम अलॉइंग करवाते ही इसलिए हैं, जैसे हमने स्टील की खोज ही इसलिए करी है मैनकाइंड ने, सो दैट कि आपका जो आयरन है वो स्टील की फॉर्म में इज नॉट कोरोसिव, या यू कैन से दैट इट इज वेरी लेस कोरोसिव एज कंपैरिजन टू प्योर आयरन।
Okay, so that's it with your chapter metal and non-metal. Tomorrow we will discuss some questions from assignment. जो आपको मैंने असाइनमेंट दिखाई थी ना ये वाली, इसको मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, अभी बताता हूँ क्या देना है होमवर्क। ओके, और इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले कल, और आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।